नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। दोस्तों आज जो हम वीडियो आपके पास लेके आए हैं, इस वीडियो से मेरा ये बताने का प्रयास है ये कि ईपीएफओ हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है, और जब हम इन चीजों को जान लेंगे तभी हम ईपीएफओ के खिलाफ एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, या कल को एक अच्छा कोर्ट केस में जा सकते हैं, या हम अपना हक लेने के लिए उनसे अपना हक मनवाने के लिए कह सकते हैं, एक डिस्कस कर सकते हैं, एक बहस कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि ईपीएफओ ने क्या गलत किया है। आधार ये है बताने का कि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2022 का डिसीजन है, उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ईपीएफओ ने जो एक्चुअली की रिपोर्ट सबमिट की है वो गलत है, और वो रिपोर्ट झूठी है। उस आधार पर ही इन्होंने सभी लोगों को पेंशन के लिए मना कर दिया, यानी 2014 से पहले का जो कट ऑफ लगाया वो भी, और जो 60 महीने का एवरेज लिया वो भी। जिस सर्कुलर को, जिस ऑर्डर को केरला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ने, तीनों हाईकोर्ट्स ने सेट ऑफ कर दिया था, रद्द कर दिया था, एक साइड कर दिया था, उसको नहीं माना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और तीनों ही हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाए कि आपकी इनकम ईयरली कम हो रही है। यदि आपकी इनकम कम हो रही होती तो आप 12 महीने से 60 महीने कर सकते थे, लेकिन आपने 60 महीने किया है और आप एक भी प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने इस सर्कुलर को रद्द किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था कि हां कम हो रहा है, इनका फंड कम हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये झूठ बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्चुअली की रिपोर्ट भी झूठ सबमिट की गई है, और मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। हम आंकड़े देखते हैं, जो आंकड़े ईपीएफओ के ही हैं, हमने कहीं अलग से नहीं बनाए। देखिए 2011-12 में मैंने 10 साल का डेटा, बल्कि 11 साल का डेटा है, ये पूरा 11 साल के डेटा की स्टडी की है, और मेरा दावा है कि ऐसी स्टडी आपको किसी यूट्यूब चैनल या कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप यदि कुछ लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम देखते हैं 2011 में 2011-12, यानी इसको 31 मार्च एंड मान लीजिए, 2011-12 मार्च एंड की फिगर है ये, 31 मार्च 2012 की, उसको 11-12 कहा जाएगा। उस समय इनका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो था, जो मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन, वो था 13,000 करोड़। वो था 13,000 करोड़ 13,417 करोड़, और जो गवर्नमेंट का शेयर था वो था 1,350 करोड़, यानी टोटल 14,767 करोड़ की इनकम इनको ईपीएफओ को थी। डिस्ट्रीब्यूशन में हम बाद में जाएंगे कि इन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया, और इन्होंने जो इंटरेस्ट अर्न किया वो भी लगभग आप देखेंगे ये 13,000 करोड़ इंटरेस्ट अर्न किया। ये वाला जो कॉलम है वो टोटल इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट अर्न किया। इस तरह टोटल इनकम ऑफ द ईयर 28,083 करोड़ थी इनकी 2011-12 में, और टोटल फंड इनके पास अवेलेबल था 1,61,780 करोड़। इसी तरह यदि हम 2012-13 की फिगर देखेंगे तो 12-13 में जो कंट्रीब्यूशन मिला था वो 14,000 करोड़ मिला था। मैं ऊपर की फिगर बोलता हूं, और 1,400 करोड़ लगभग गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ था। इस तरह इनके पास में, और 16,000 करोड़ इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। इस तरह इनका
30,478 करोड़ की इनकम थी 2012-13 में, और टोटल फंड था 1,83,405 करोड़। इसी तरह हम 13-14 में देखें तो 13-14 में भी ये लगभग 10% बढ़ के 14% बढ़ के इनकम 14-15% बढ़ी है। और 14-15% बढ़ने के बाद में यानी हमारा जो देश में कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है, इंप्लॉयमेंट बढ़ता चला गया है, ईयर बाय ईयर इंप्लॉयमेंट बढ़ता चला गया है, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इससे इंप्लॉयमेंट का भी पता लगता है। इससे 2013-14 का कंट्रीब्यूशन 16,000 करोड़ 16,470 करोड़ था, और जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का शेयर था वो 1,943 करोड़ था, और जो टोटल हो गया 18,000 करोड़, और इस पे इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 16,657 करोड़। यानी आप देखेंगे, और यहां फंड पे ये बैठे हुए थे 2,07,685 करोड़। 2014-15 में क्या स्थिति थी, हम उस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने 12 महीने से 60 महीने क्यों किया। 2014-15 में यानी 31 मार्च 2015 को भी इनकी इनकम थी 2,195 करोड़, गवर्नमेंट से मिले 2,200 करोड़, और टोटल मैंने इनके 24,251 करोड़ इस तरह, और टोटल इंटरेस्ट मिला 43,000 करोड़। इस तरह टोटल फंड था इनके पास में 2,38,531 करोड़, यानी 2,38,531 करोड़ 2,31,538.84 करोड़ होने के बावजूद भी इन्होंने 12 महीने से एवरेज को 60 महीने कर दिया था। जबकि कोई भी ऐसा कोई यहां से लेके यहां तक ऐसी कोई फिगर नजर नहीं आती कि इनका फंड कम हुआ है। इससे यह पता लगता है कि ईपीएफओ की मंशा पेंशन देने की है ही नहीं, या लोगों से सिर्फ कंट्रीब्यूशन लेने की है। यह एक स्कैम के तौर पे देखा जाना चाहिए कि जब आपकी इनकम बढ़ती चली गई और आप पेंशन घटाते चले गए। हमारी पेंशन को 2014 में घटा दिया गया, एकदम ड्रास्टिक चेंज कर दिया गया, और इनकी इनकम बढ़ती गई। अब आप देखें 15-16 में इनको 29,026 करोड़ रुपए मिले, और 3,280 करोड़ गवर्नमेंट से मिले इस तरह, और इंटरेस्ट 21,000 समथिंग करोड़ इस तरह लगा के 53,000 करोड़ इन्हें मिले, और 2,77,000 करोड़ इनके फंड में था। इसी तरह 16 में, अब मैं केवल ये वाली फिगर पढ़ता हूं, लास्ट वाली, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल यह समझना है कि इनकी किसी भी कीमत पर इनकी इनकम कम नहीं हुई है, बल्कि ईयर बाय ईयर बढ़ती ही चली गई है, इंक्रीज ही होती चली गई है। हमें 2016-17 में 3,18,000 करोड़, 2017-18 में इनके पास जो इनकम थी, इनके पास जो कॉर्पस था, इनकम छोड़िए कॉर्पस था, जो टोटल कॉर्पस था, और टोटल कॉर्पस वो पेंशन देने के बाद था, उस साल की पूरी साल भर की पेंशन और साल भर का पूरा विड्रॉवल बेनिफिट देने के बाद जो पैसा बचा हुआ था वो था इतना। 2017-18 में 3,93,000 करोड़, 2018-19 में 4,37,000 करोड़, 2019-20 में 5,30,000 करोड़, 2020-21 में 5,99,000 करोड़, 21-22 में 6,89,000 करोड़, और 22-23 यानी 31 मार्च 2023 को इनके पास सारा फंड देने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद 7,80,308 करोड़ रुपए इनके फंड में, इनके कॉर्पस में, इनके डिपॉजिट में, इनके अकाउंट में थे। यानी किसी भी कीमत पे यह नहीं कहा जा सकता कि ये इनकम इनकी कम हुई, जैसा इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमारी इनकम कम हो सकती है। और इनके एक्चुअरी ने भी, जो इनकी ऑडिट फर्म है या इनकी जो एक्चुअरी है, उसने भी यही रिपोर्ट दी है कि आपका फंड डिप्लीट हो जाएगा यदि नहीं करेंगे। मैंने वो रिपोर्ट भी पढ़ी है, यानी उसने भी एक झूठी रिपोर्ट दी है। यदि रिपोर्ट सही थी 2014 में, तो ये फंड आपका 2014 का जो फंड था 2,38,000 करोड़, इसको माइनस होना चाहिए था
आने वाले दिनों में यानी 2 लाख रह जाता, 2 लाख हो जाता, 2,38,000 से 2,33,000 रह जाता, 1,000 करोड़ कम हो जाता, 1 करोड़ कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एवरी ईयर ये फंड बढ़ता गया है। और ये एक्चुअल फिगर्स हैं दोस्तों, ये एक्चुअल फिगर्स हैं जो मैंने इनकी रिपोर्ट से, एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट से निकाली हैं। इनकी जो एक्चुअल बैलेंस शीट है, एक्चुअल बैलेंस शीट 2011-12 की, 13 की, 14 की, और ये मैंने कॉलम स्पेशली खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसमें ये उस डेट को बताना चाहता था कि 1 नवंबर से आपने क्यों बढ़ाया, 1 सितंबर 2014 से आपने 60 महीने क्यों किया। तो 60 महीने करना एक बहुत बड़ा धोखा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और पेंशनर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस तरह हम देखेंगे। एंड यदि हम एवरेज इंक्रीज देखें तो इनकी इनकम किस तरह बढ़ी है। देखिए 12-13 में 8%, 8.53%, 13-14 में 15%, 14.9%, 14-15 में 23.79%, 15-16 में 24.5%, और 16-17 में फिर वो घटी है कि यहां एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम रहा होगा, मेंबर कम रहे होंगे, 14%। यानी एवरी ईयर एवरेज आप देखें तो 14% एवरेज के हिसाब से, 22-23 में भी 8%। यदि मैं एवरेज 11 साल का एवरेज लगाऊं तो एवरेज भी 14% के हिसाब से इनकी इनकम पिछले 12 सालों में बढ़ी है। यानी 2011 से शुरू करके यदि मैं 12 साल लूं तो 12 साल में इनकी इनकम 14% के रेट से बढ़ी है। यानी इन्होंने जानबूझ के, ईपीएफओ ने जानबूझ के पेंशनर्स को पैसा ना देना पड़े, पेंशनर्स को पेंशन ना देनी पड़े, इसलिए 12 महीने से लेके एवरेज 60 महीने किया गया। और वो एक्चुअली की रिपोर्ट भी गलत थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे गलत माना था। अब इसका वाया मीडिया क्या हो सकता है, ये हम सब विचार करें कि आने वाले दिनों में हम अपना हक लेने के लिए, अपना ही पैसा वापस लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना था। मैंने आपसे वादा किया था कि इनके आंकड़ों को देखेंगे और इनके आंकड़ों को देख के हम खुद एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ईपीएफओ ने कहां कहां झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में भी, और हमें कहां परेशान किया जा रहा है, हमारी क्यों पेंशन नहीं दी जा रही है। जब आप एक पेंशन पॉलिसी लेके आए थे तो आपको चाहिए था कि आप एक पेंशन ईमानदारी से देते। तो दोस्तों यही बताने का मेरा उद्देश्य था कि ईपीएफओ झूठ बोला है, ईपीएफओ ने हमारे साथ ये गलत किया है। अब हम आने वाले दिनों में इन आंकड़ों से आप सेव करके रख सकते हैं, जिसको भी जरूरत हो वो मुझसे मांग सकता है। हम इससे आने वाले दिनों में एक प्लानिंग बनाएंगे कि हमें गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बातें करनी है, ईपीएफओ के खिलाफ क्या बातें करनी है, और हम यदि निकट भविष्य में हो सकेगा तो इन्हीं आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं जो हम उद्देश्य है हमारा वो पूरा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।